कुछ कॉमन डिजीजेज हैं, ठीक है, कुछ मैं बहुत डिटेल इंसाइट दूंगा, ऑलरेडी आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अटेंड कर ही रहे होंगे, लेकिन कुछ आज एक डिफरेंट परसेप्शन में आपको देना चाहता हूँ। कॉमन डिजीजेज में कौन सी डिजीज आती हैं? एक तो सबसे कॉमन है हाइपरटेंशन, बीपी की बीमारी है, दूसरा डायबिटीज है, और तीसरा है ओबेसिटी। ये मोस्ट कॉमन डिजीज है, सबसे ज्यादा प्रचलित बीमारियां हैं। हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई पेशेंट मिल जाएगा। ये बीमारियां क्यों हो रही हैं, इसका फंडामेंटल रूट कॉज क्या है, आज आपको वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या ऐसा रीजन है कि हमारे देश में ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, राइट? ये बीमारियों का जो बढ़ने का सबसे प्राइमरी रीजन है वो है हमारे बॉडी में जो फैट है। हमारे बॉडी में जो फैट होता है वो होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट, राइट? वो जो एक्स्ट्रा फैट हमारे बॉडी में डिपॉजिट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन बीमारियों के लिए। अब आगे समझेंगे कि ये फैट किस तरीके से बीपी, शुगर, डायबिटीज कर रहा होता है, मोटापा की प्रॉब्लम करता है, और तमाम सारे जो एलिमेंट्स हैं, लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, ये कैसे करता है। हमारे बॉडी में जो फैट होता है वो दो तरीके से स्टोर होता है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारे बॉडी में फैट जो है वो दो तरीके से स्टोर है, दो तरीके से स्टोर होता है। सबसे पहला तरीका होता है अंडर द स्किन। हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन के नीचे स्टोर होता है फैट। उस फैट को हम बोलते हैं सब क्यूटेनियस फैट, राइट? दूसरा फैट जो होता है उसको हम बोलते हैं विसरल फैट। हमारे बॉडी में फैट जो होता है दो तरीके से स्टोर होता है। एक फैट वो होता है जो हमारी स्किन के नीचे स्टोर होता है, जिसको हम बोलते हैं सब क्यूटेनियस फैट, राइट? और दूसरा होता है विसरल फैट। विसरल फैट वो फैट होता है जो आपका ट्रंक एरिया है। ट्रंक एरिया में जो आपका लीवर, हार्ट, किडनी, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनके आसपास, उनके ऊपर, आपकी खून की नलियों के अंदर, आर्टरीज के अंदर, वो फैट जो होता है वो होता है विसरल फैट, राइट? जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, एक यहाँ पर जो स्टमक के ऊपर जो आउटर लेयर है, ये स्किन, जो फैट आप स्किन को पकड़ पा रहे हैं, ये सबकुटेनियस फैट। सबकुटेनियस फैट आपकी हेल्थ के लिए कोई हार्मफुल नहीं है, इससे कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं आता, लोग इससे नहीं मरते। सबसे खतरनाक जो फैट है जिसको हम बोलते हैं विसरल फैट, ये जो विसरल फैट है ये आपके लीवर, किडनी, हार्ट, ये चारों तरफ अंदर डिपॉजिट होता है। आज से पहले मुझे नहीं पता आपने विसरल फैट के बारे में कितना सुना था, जाना था। कभी आपने सुना विसरल फैट का टेस्टिंग करा लो? शायद नहीं सुना होगा, लेकिन आज आपको एक बहुत बड़ी इंसाइट पता चलेगी कि यही वो फैट है जिससे लोगों को हार्ट अटैक आता है, जिससे लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती है, जिससे लोगों को स्ट्रोक आता है। विसरल फैट ही खतरनाक फैट है। विसरल फैट को हम थोड़ा सा और समझते हैं। विसरल फैट आपके बॉडी में कहाँ स्टोर होता है? विसरल फैट क्या है, डिफाइन किया है? विसरल फैट दैट सराउंड द वाइटल ऑर्गन इन द ट्रंक स्टमक एरिया ऑफ द बॉडी। ये विसरल फैट होता है हमारे ट्रंक एरिया में। हमारे ये जो सेंट्रल पार्ट होता है, गर्दन से लेके हमारी कमर के बीच का जो हिस्सा होता है, अंदर जो डिपॉजिट फैट है, जिसको आप आंखों से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ये खतरनाक फैट होता है जो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होता है। और आप ये देख रहे हैं, विसरल फैट का अगर आपकी बॉडी में लेवल बढ़ रहा है, विसरल फैट का लेवल अगर आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, तो आपकी रिस्क बढ़ती है बीपी के लिए, हार्ट डिजीज के लिए, टाइप 2 डायबिटीज के लिए आपकी रिस्क बढ़ जाती है विसरल फैट का अगर लेवल बढ़ रहा है। ये यहाँ पर लेवल्स लिखे हुए हैं विसरल फैट के। 1 to 4 है तो एक्सीलेंट है, 5 to 8 है हेल्दी, 9 से 12 अगर है तो बैड है, 13 से ज्यादा है तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। हम आगे समझेंगे विसरल फैट को आप कैसे डायग्नोस करेंगे, इसको टेस्ट करने का क्या प्रोसीजर है। और एक बात जान लीजिएगा, ये जितनी भी खतरनाक बीमारियां, बीपी है, शुगर है, हार्ट अटैक है, टाइप 2 डायबिटीज है, ओबेसिटी, इनमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक फैट है, वो विसरल फैट होता है, राइट? ये देखिएगा एक एमआरआई स्कैन है, ये दो लोग हैं, राइट? इन दोनों की अगर आप स्कैन इमेज देख रहे हैं, तो ये जो मोटा पर्सन दिख रहा है आपको, मोटे पर्सन के जो आउटर लेयर दिख रही है, पीली पीली जो आपको लेयर दिख रही है, आउटसाइड दिख रही है, ये इसका सबकुटेनियस फैट है, बाहर की चर्बी है। लेकिन एक जो फैट जो आपके अंदर दिख रहा है, ये विसरल फैट का एरो दिख रहा है, हिडन डेंजरस फैट है, दिख रहा है, हिडन डेंजरस फैट है। ये खतरनाक फैट जो आपको आंखों से दिखता नहीं है। द ट्रबल विथ फैट, यहाँ पर बताया गया है कि ये जो विसरल फैट है, इससे कितनी सारी बीमारियां हो सकती हैं। स्ट्रोक आता है विसरल फैट की वजह से, टाइप 2 डायबिटीज होती है विसरल फैट की वजह से, हार्ट डिजीज होती है विसरल फैट की वजह से, ऑस्टियो आर्थराइटिस होते हैं विसरल फैट की वजह से, कोलोन कैंसर होता है विसरल फैट की वजह से, फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है विसरल फैट की वजह से। आप समझो इतनी खतरनाक बीमारियां हैं, उन सब बीमारियों के लिए जिम्मेदार फैट कौन सा है? विसरल फैट है, राइट? ये विसरल फैट को अगर हम चेक करना चाहें तो नॉर्मल ब्लड टेस्ट में विसरल फैट पता ही नहीं चलता। जब हम कभी भी बीमार पड़ते हैं तो अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो ब्लड टेस्ट से विसरल फैट डायग्नोज नहीं हो सकता। विसरल फैट का पता लगाने के लिए अगर करना है तो एमआरआई स्कैन के माध्यम से विसरल फैट पता चलता है। क्रॉस सेक्शन है विसरल फैट का, राइट? आप ये देख पा रहे हैं कि आउटर साइड पे सबकुटेनियस फैट है, ये विसरल फैट है।
तो ये जो विसरल फैट है, यही मतलब ये जो बीमारियों का जो रूट कॉज है या फसाद की जड़ है, कल्प्रिट है, वो है विसरल फैट। अब हम आगे डिस्कस करेंगे विसरल फैट से बीपी कैसे होता है, राइट, ब्लड प्रेशर की बीमारी ये कैसे करता है, टाइप 2 डायबिटीज जो होती है वो विसरल फैट कैसे करता है, और अगर हमें इसे रिवर्स करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। विसरल फैट को चेक करने के लिए या तो आप एडवांस लेवल पर जाएं तो एमआरआई स्कैन होता है, या एक बहुत ही शानदार डिवाइस आती है, बहुत ही एडवांस मशीन आती है जिसको हम बोलते हैं कराडा स्कैन। ये ओमरॉन कंपनी का एक कराडा स्कैन डिवाइस आती है। इस डिवाइस के माध्यम से एक इंसान आपकी बॉडी में पता कर सकते हैं कि आज करंट डेट में बिना आपका एक्सरे निकाले, बिना आपका ब्लड सैंपल लिए, आपको इस मशीन पे खड़ा होना होता है और आप इस मशीन के माध्यम से पता कर सकते हैं कि आज की डेट में आपके बॉडी में कितना परसेंटेज विसरल फैट है। समझिएगा, जो चीज आपको एमआरआई स्कैन, एमआरआई हम कब कराते हैं, जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड और क्रिटिकल सिचुएशन होती है तब पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आज और अभी आपके घर में, आपके आसपास में या आपकी फैमिली में किसी के पास ये डिवाइस है, राइट, ये 10-12 हजार रुपए की डिवाइस आती है, अमेजोन पे मिल जाती है, लेकिन बहुत काम की डिवाइस है। इस डिवाइस से आज आपको पता चल सकता है कि आपके बॉडी में कितना विसरल फैट है, और अगर ये विसरल फैट बढ़ा हुआ है तो यकीन मानिए या तो बीपी शुगर की दवाई शुरू हो चुकी होगी या निकट भविष्य में होने वाले। मैंने कई हजारों पेशेंट के चेकअप किए होंगे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर विसरल फैट बढ़ा है तो 101% सामने वाले को बीपी शुगर की प्रॉब्लम, या तो बीपी होगा या शुगर होगा या दोनों होंगे, या दवाइयां शुरू हो चुकी होंगी। ये डन डील है, मतलब मेडिकली भी प्रूवन है कि विसरल फैट कितना खतरनाक होता है, राइट। तो ये मतलब एमआरआई स्कैन तो बहुत एडवांस स्टेज पे कराना होता है, लेकिन ये सिंपल सा डिवाइस है, एक हेल्थ चेकअप की डिवाइस होती है कराडा स्कैन, राइट। इसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं विसरल फैट का परसेंटेज, और फिर उसको मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। विसरल फैट जैसे जैसे कम होता जाएगा, आपकी रिस्क जो है बीपी की, शुगर की, हार्ट अटैक की, उतनी कम होती जाएगी। बात करते हैं हाइपरटेंशन। ये विसरल फैट जो है, विसरल फैट है, ये बीपी की जो बीमारी है ये कैसे पैदा करता है, राइट, समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप डायग्राम में जो आप देख पा रहे हैं, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। जब हम पैदा हुए थे ना, तो हमारी आर्टरी जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी। ये दिख रही है फर्स्ट लेवल की आर्टरी, बिल्कुल साफ है। जब हम पैदा हुए थे, इस दुनिया में आए थे, हमारी आर्टरीज बिल्कुल साफ थी। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हम बाहर का घी, तेल, डालडा, बाहर का फूड खाते हैं, घर पे भी हम रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे होते हैं, तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो एलडीएल होता है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे करके आपके आर्टरीज के अंदर ये डिपॉजिट हो रहा है, राइट। ये डिपॉजिट होने की प्रोसेस जारी है। अब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक सिचुएशन आती है आपकी लाइफ में, एक फेज आती है जहां पर ये डिपॉजिट जरूरत से ज्यादा हो जाता है, 40-50% से ज्यादा हो गया। उस समय क्या होगा कि आपकी आर्टरी का जो डायमीटर है ये अंदर से कम हो जाएगा, आर्टरी नैरो हो जाएगी। जब आर्टरी का डायमीटर कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, ये एक दिन में हुआ क्या, नहीं हुआ, इस डिपॉजिट होने की प्रोसेस में काफी लंबा वक्त लगता है। तो जब ये डायमीटर कम हो जाएगा तो आपके हार्ट को ब्लड को पंप करने में ज्यादा एफर्ट लगेगा, राइट। और उस वक्त क्या होगा, आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। नॉर्मल 120/80 होता है, अब ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पता पता मतलब 80/120 होगा, अब ये बढ़ गया। तो बीपी बढ़ने का जो प्राइमरी रीजन है, वो रीजन है हमारी आर्टरीज का नैरो होना। आर्टरी नैरो क्यों हो रही है, क्योंकि उसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है, जिसको हम विसरल फैट, एलडीएल और कई सारे नामों से बुलाते हैं। अब जब आपका बीपी बढ़ जाएगा तो आप कहां पर जाते हैं, अब जाएंगे फिजिशियन के पास। फिजिशियन के पास जाएंगे तो सबसे पहले फिजिशियन क्या करेंगे, जो फिजिशियन होता है सबसे पहले आपका करता है ब्लड टेस्ट, कि भैया आप एक काम करिए, अपना लिपिड प्रोफाइल चेकअप करा लीजिएगा। अब आप अपना जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो ब्लड टेस्ट में क्या पता चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल बात बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जब हम अपना ब्लड सैंपल देते हैं, जब आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो ब्लड टेस्ट में क्या पता चलने वाला है, आपके ब्लड में उस वक्त कितनी मात्रा में घुला हुआ कोलेस्ट्रॉल था। आपको जो ब्लड रिपोर्ट आती है, उस ब्लड रिपोर्ट में आपको क्या पता चलता है, आपके ब्लड में डिजोल्व कोलेस्ट्रॉल की कंसेंट्रेशन पता चलती है, ना कि जो चिपका हुआ कोलेस्ट्रॉल है। आपकी आर्टरीज के अंदर जो चिपका हुआ कोलेस्ट्रॉल है, जो ब्लॉकेज है, वो ब्लड रिपोर्ट में पता ही नहीं चलता है। समझिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, कितना बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज है कि भाई मेडिकल इंडस्ट्री में या मेडिकल साइंस में एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, कोई भी बीमारी को ट्रीटमेंट करने का एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोसीजर होता है, वो उसी तरीके से करते हैं। तो बताया जाता है कि अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट आया तो सबसे पहले उसका बीपी चेक करेंगे, ठीक है बीपी बढ़ा हुआ है। अब उसके बाद अगला चेकअप होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट कराने के बाद कई बार अगर यंग इंडिविजुअल है तो उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है कि यार आपका ब्लड रिपोर्ट तो नॉर्मल है, लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है, शायद आपने कुछ ज्यादा काम कर लिया होगा, एक्सर्शन कर लिया होगा, टेंशन में होगा, इसलिए बीपी बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं, चिंता वाली बात नहीं।
दूसरा चेकअप क्या होता है, ईसीजी। ईसीजी किया, अब ईसीजी कब किया जाता है, ईसीजी किया जाता है रेस्टिंग पोजीशन में। ईसीजी जब करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करते हैं, तो पेशेंट को लिटा दिया जाता है, तब उसका ईसीजी किया जाता है। चांसेस ये हैं कि कोई अगर इनिशियल लेवल का हाइपरटेंशन है उसको, तो ईसीजी रिपोर्ट भी नॉर्मल आएगी उसकी। अब बहुत बड़ा चैलेंज होता है मेडिकल में कि सामने वाले पेशेंट का ब्लड रिपोर्ट भी नॉर्मल है, ईसीजी भी नॉर्मल आ रहा है, इसका मतलब कुछ एक्सर्शन हुआ होगा, ऐसे कुछ हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट करो आराम से और थोड़ा सा आराम करो, आप ठीक हो जाओगे। पता पड़ता है वो पेशेंट जिसको अभी घबराहट बेचैनी हुई थी, राइट, घबराहट बेचैनी कब हो रही थी, वो पर्सन जब रेस्टिंग कंडीशन में था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ी चढ़ता है, कुछ हार्डवर्क करता है, कुछ काम ज्यादा कर लेता है, तो उसको एक्सर्शन होता है, घबराहट बेचैनी होती। मतलब पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन के सिम्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट कोरिलेट नहीं कर पा रही है, और पता पड़ा 1 महीने 2 महीने के बाद उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन हार्ट अटैक आया, डेथ हो गई। ऐसे कई सारे केस आपने सुने होंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन पता क्या है, जो सबसे बड़ा कल्प्रेट है, जो अंदर विसरल फैट चिपका हुआ था, जो ब्लॉकेज था, वो डायग्नोज ही नहीं हो पाया। ये डायग्नोज कब होता है, जब हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक आने के बाद हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तब हमारी जब एंजियोग्राफी होती है, तब पता चलता है कि कितने परसेंटेज ब्लॉकेज हैं, और फिर एंजियोप्लास्टी और अदर फर्दर प्रोसीजर की जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि इनिशियल लेवल पर वो ब्लॉकेज डायग्नोज नहीं हो पाता और हमें जान से हाथ धोना पड़ता है। ये इतना खतरनाक होता है विसरल फैट। तो कई बार हम ब्लड टेस्ट के भरोसे भी रहते हैं, तो ब्लड टेस्ट ठीक है, एक जगह तक ठीक है, लेकिन उसमें डिजोल्व कोलेस्ट्रॉल पता चल रहा है, लेकिन रियल कल्प्रिट जो है, रियल ब्लॉकेज किसकी, बीपी क्यों बढ़ा, बीपी बढ़ा, अंदर जो ब्लॉकेज था, जो चिपका हुआ कोलेस्ट्रॉल था, वो तो पता ही नहीं चल रहा हमें। दोस्तों मैं सच बता रहा हूं, अगर आप अभी जिस भी एज ग्रुप में, आपको अपना विसरल फैट पता होना चाहिए। ब्लड टेस्ट कराना अच्छी बात है, ब्लड टेस्ट के साथ में अगर आपको विसरल फैट पता है, विसरल फैट अगर हायर साइड पे है, तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, उसको आपको कम करने की जरूरत है, राइट। कम कैसे होगा मैं बात करूंगा। अब जब एंजियोग्राफी करी जाती है, ये मैं अपने हेल्थ प्लान में बताता हूँ, ये एंजियोप्लास्टी करते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है, आप देखिएगा, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर होता है। जब जब हार्ट की प्रॉब्लम आती है, हार्ट अटैक आता है और हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो सबसे पहले वही एडमिट करके ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमारी किस आर्टरी में कितने परसेंटेज ब्लॉकेज है। जनरली हमने सुनते कि नहीं, तो उस ब्लॉकेज को आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस को बोलते हैं एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में क्या किया जाएगा, हम एक लोकल एनेस्थीसिया देके, हमारी एक रेडियल आर्टरी होती है हाथ की या पैर की, एक आर्टरी से गाइडेड वायर डाला जाता है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और ये पूरी की पूरी मॉनिटरिंग कंप्यूटर स्क्रीन पे की जाती है। ये देखिएगा, ये हमारा हाथ है, ये कैथेटर हमने लगाया, यहाँ से गाइडेड वायर जाएगा, ये जो गाइडेड वायर जा रहा है, यहाँ से होते हुए आपके हार्ट पे लेके आएंगे, और इसी दौरान हमारे ब्लड में ना एक डाई को, एक कलर को इंजेक्ट कर दिया जाता है, कॉन्ट्रास्ट डाई। तो जैसे जैसे डाई हमारे बॉडी में फैलती है, एक्सरे, कंटिन्यूस एक्सरे मशीन उसको इमेजिन कर रही होती है, जहां पर ब्लॉकेज होता है वहां पर डाई आगे नहीं बढ़ पा रही होती, उससे पता चलता है कि ये वाली नली आपकी ब्लॉकेज है, ये वाली आर्टरी में आपको ब्लॉकेज है। ये देखिए, ये यहाँ पर नीडल प्लेस्ड है, जैसे ही आपका डाई फैलता है, तो यहाँ पर एक जो नैरो साइड दिख रही है, जहां से डाई का रास्ता सकरा दिख रहा है, ये ब्लॉकेज आइडेंटिफाई हो गया, राइट। अब इस ब्लॉकेज को खोलने के लिए मेडिकल में क्या करते हैं, एक प्रोसीजर होता है, देखिएगा, ऑलरेडी वायर तो डला हुआ था, गाइडेड वायर हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी डला हुआ था। अब वो क्या करेंगे, इसके ऊपर एक बैलून लेके आते हैं, ये देखिए ग्रे कलर का एक बैलून होता है। अब इस बैलून के अंदर बाहर से हवा भरेंगे, हवा भरेंगे तो ये फैल जाएगा, इन्फ्लेट होगा, डिफ्लेट होगा। तो जो हमारी आर्टरी टेम्पररी ब्लॉक हो गई थी, जहां रास्ता नहीं था ब्लड को निकलने का, वो कुछ टाइम के लिए, टाइम बीइंग, खुल जाएगी, फैल जाएगी। अब अगर इस वायर को निकाल लिया जाएगा, तो हमारी आर्टरी चूंकि रबर की तरह सॉफ्ट रहती है, फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाएगी। तो हमारी आर्टरी को परमानेंट खोल के रखने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि मेटल का जो वायर होता है, जिसको हम स्टंट बोलते हैं, जाली बोलते हैं, उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। लेकिन एक चीज जो समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि ये जो ब्लॉकेज है आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आया था, उस ब्लॉकेज को पे तो कुछ काम किए ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं उनके पास। ना तो मेडिसिन ने कुछ काम करना था यहाँ पे, क्योंकि अगर मेडिसिन काम करती थी तो ब्लॉकेज क्लियर हो जाना था। ये देखिएगा, इस तरीके से स्टेंट को हमारे आर्टरी के अंदर प्लेस कर देंगे और वायर निकाल लेंगे। दिस इज कॉल्ड एंजियोप्लास्टी। ये क्या कहलाता है? एंजियोप्लास्टी। 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा है। जब पहली बार किसी को बीपी डायग्नोज होता है, तो क्या होता है, सबसे पहले उसको मेडिसिन दी जाती है। सबसे पहले क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट आप समझिएगा कितना शानदार तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है कि सबसे पहले उसे एक से एक टैबलेट दी जाएगी उसको
खून को पतला करने की एस्पिरिन दी जाती है और कुछ स्टैटिन्स दिए जाते हैं। जो बीपी की टेबलेट जो पेशेंट खाता है वो क्या करता है, कैसे काम करती है, लेट्स अंडरस्टैंड। ये आर्टरी जो नैरो थी वो बीपी की टेबलेट खाने के बाद क्या हो जाएगा, वो आर्टरी डायलेट कर देता है, वो खून की नली को चौड़ा कर देगा। कब तक के लिए, जब तक उस टेबलेट का आपके बॉडी में इफेक्ट है, राइट। अगले दिन सुबह जब गोली का असर खत्म हो जाएगा, आपकी आर्टरी फिर से नॉर्मल कंडीशन पे, फिर घबराहट और बेचैनी होगी, फिर हाइपरटेंशन के सिम्टम्स आ जाएंगे, फिर आप टेबलेट खाते हैं, फिर ये आर्टरी फैल जाती है। कुल मिला के हमारे को जो प्रॉब्लम है, हमारी परमानेंट प्रॉब्लम का टेम्परेरी सोल्यूशन दे दिया जा रहा है। आप समझिएगा, अगर ये एलोपैथी टेबलेट रूट कॉज पे काम करती थी, अगर उस डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल को निकालती थी, तो साल 2 साल के बाद आपकी आर्टरी बिल्कुल क्लीन हो जाती। फिर आपको एंजियोप्लास्टी बाईपास करानी पड़ती क्या? नहीं करानी पड़ती। इसका मतलब ये है कि ये जो एलोपैथी मेडिसिन हम ले रहे होते हैं वो सिर्फ आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रही है, लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं दे रही होती। और समझिए ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है। ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड कोरोना की प्रॉब्लम है, तो अगर कोई भी ऐसी डिजीज है, तो मैं कोई वैक्सीन लगाऊंगा या कोई महीने 15 दिन की दवाई खाऊंगा, उसके बाद मेरी दवाई बंद हो जाएगी। ट्रीटमेंट मतलब क्योर हो गया, खत्म हो गया। लेकिन सोचिए कितनी बड़ी गेम प्लान करी है उन्होंने। ये सोचा है कि क्यों ना हम इस डिजीज को क्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। मतलब मर्ज भी जिंदा रहना चाहिए और मरीज भी जिंदा रहना चाहिए, मर्ज भी जिंदा रहेगा और मरीज भी जिंदा रहेगा। ये फिलॉसफी पे काम हो रहा है। क्योंकि अगर मर्ज ठीक कर दिया, अगर आपकी बीमारी ठीक कर दी, तो हर महीने जो हम दवाइयां खरीदते हैं, हर 3 महीने के बाद जो चेकअप कराते हैं, वो पैसा है, वो रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा। और अगर बीमारी ठीक कर दी तो आप दोबारा नहीं आने वाले। तो क्यों ना ऐसा गेम प्लान कर दिया जाए कि आपको हम 10-20 साल जिंदा रखें और बीमारी भी साथ में रहे। इससे आप लाखों रुपए दवाइयों में बर्बाद कर रहे होते हैं, रूट कॉज पे काम नहीं हो रहा होता। और मजे की बात, जैसे जैसे हमारी बीमारी पुरानी होती जाती है, हमारी नंबर ऑफ टैबलेट्स बढ़ती जा रही। मैं बड़ा हैरान होता हूँ। मैं 8 साल 10 साल फार्मा इंडस्ट्री में जॉब किया है, तो मैं समझ पाता हूँ कि क्या थॉट प्रोसेस होती है उनकी काम करने की। घर में खुद दवाई की दुकान रही है, और वही एक बड़ा इंस्पिरेशन रहा कि मैं नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा को प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पर हम रूट कॉज पे बात कर रहे हैं, परमानेंट सोल्यूशन पे बात कर रहे हैं, राइट। दोस्तों, अगर आपको ये पहला पार्ट तो हो गया एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी कराने के बाद आपने देखा किसी की दवाइयां छूट गई हूँ? मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला, बल्कि 4 नई दवाइयां और शुरू हो जाती हैं। अभी एंजियोप्लास्टी कराई, पहला हार्ट अटैक आया 45 ईयर्स पे, एंजियोप्लास्टी करा ली। उसके बाद हमारा वही रूटीन चल रहा है, खाने पीने में सब कुछ वही चल रहा है, नंबर ऑफ टेबलेट्स बढ़ गए। 5-10 साल के बाद 55 साल के जब हो जाते हैं, फिर अब दूसरा हार्ट अटैक आता है। सेकंड हार्ट अटैक में जब हम फिजिशियन के पास जाते हैं, क्यों? क्योंकि आर्टरी पूरी तरह चोक हो चुकी है। दोबारा एंजियोग्राफी करते हैं तो पता पड़ा 90% ज्यादा ब्लॉकेज है। अब वहां पर फिजिशियन क्या बोलता है कि बॉस यहाँ पर हम एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बाईपास रास्ता बनाना पड़ेगा, एक नया रास्ता बनाना पड़ेगा आपकी बॉडी के अंदर, जिससे ब्लड ये ब्लॉकेज वाली रास्ते से नहीं जाएगा, दूसरे रास्ते से जाएगा। जैसे हर बड़े शहर में आपने देखा होगा, शहर के बाहर एक बाईपास रास्ता होता है। सिटी में ट्रैफिक ज्यादा होता है तो आप बाहर के बाहर आप निकल जाएं, ठीक ऐसे ही हमारी बॉडी में एक बाईपास रास्ता क्रिएट कर दिया। इसको हम बोलते हैं CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। 5 लाख रुपए से ऊपर खर्चा होता है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना सा है कि 20 साल हो गए हमें दवाइयां खिलाते हुए, एलोपैथी मेडिसिन खिलाते हुए, ये दवाइयां कर क्या रही? रूट कॉज पे तो काम नहीं हो रहा, ये बात पक्की है। ये ब्लॉकेज इस वाली आर्टरी में हो चुका है, तो क्या इसमें नहीं हो गया? क्या इसमें भी होगा आने वाले टाइम में? बोले तब तक पेशेंट की जाने की का टाइम हो चुका होता है। दोस्तों, अगर हमें कुछ ऐसा सोल्यूशन मिले, कुछ ऐसा नेचुरल सोल्यूशन मिले, राइट, जिससे हमारी आर्टरी के अंदर ये जो ब्लॉकेज है, पुराना डिपॉजिट जो है ये गल के निकल जाए, और नया डिपॉजिट जो हो रहा है ये ब्लॉक हो जाए, नया डिपॉजिट होने की प्रोसेस बंद हो जाए, तो कैसा रहेगा? कभी हमें एंजियोप्लास्टी बाईपास कराने की नौबत आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। गुड न्यूज ये है कि हमारे देश में आयुर्वेदा में इसका सोल्यूशन है। जानना चाहेंगे क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है ओमेगा 3। 2 तरीके के फैट होते हैं, एक होता है बैड फैट जो आपके आर्टरी को ब्लॉक कर रहा होता है, एक होता है गुड फैट जो आपके आर्टरी को क्लीन करता है। ओमेगा 3 को गुड फैट इसीलिए बोला जाता है कि ये आपकी आर्टरी को क्लीन करता है। पर चैलेंज ये है कि हमारी ह्यूमन बॉडी अपने आप खुद से ओमेगा 3 सिंथेसाइज नहीं कर सकती। आपको ओमेगा 3 बाहर से खाने के माध्यम से ही लेना होगा। ओमेगा 3 मिलता किस किस चीज में? ओमेगा 3 मिलता है अखरोट के अंदर, राइट, वॉलनट के अंदर मिलता है, ऑलिव ऑयल के अंदर मिलता है, फ्लेक्स के अंदर मिलता है, सैल्मन फिश के अंदर मिलता है। ये 4 से 5 ऐसी खाने पीने की चीजें हैं जिसमें एक अच्छी क्वांटिटी में, अच्छे कंसेंट्रेशन में ओमेगा 3 पाया जाता है। मेरा आप सभी से सवाल ये, आप याद करिएगा, आपकी जितनी भी एज हो गई है, आपने अपनी इतनी 30-40 साल की उम्र में अखरोट कब खाए थे और कितने खाए थे?
बहुत ही 1-8% लोग होंगे जो शायद अभी अखरोट खा रहे होंगे, जो रेगुलर खाते होंगे। मुझे याद है कि जब अखरोट सुना था बस, वैष्णो देवी के प्रसाद में कोई घर पे लेके आया था तो एक छोटा सा टुकड़ा मिल गया था अखरोट का। वो मुझे पता था कि हाँ अखरोट होता है, ह्यूमन ब्रेन जैसा दिखाई देता है बस। फोटो देखे थे। 1000 रुपए किलो है, अगर आप खा सकते हैं तो मुट्ठी भर के अखरोट खाएं। ऑलिव ऑयल 700 से 1000 रुपए लीटर आता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। कुछ लोग हैं कि सर हम अलसी खाते हैं, अलसी मतलब तीसी, 1 चम्मच अलसी हम खाने के बाद खा लेते हैं। दोस्तों 1 चम्मच अलसी में जो ओमेगा 3 आपको मिलने वाला है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं मिलेगा। अगर आपको प्रॉपर डोज खाना है, उतना ओमेगा 3 लेना है जिससे आपके ब्लॉकेज क्लियर हो, तो आपको मुट्ठी भर ओमेगा 3 खाना होगा, अलसी खानी होगी। अगर आप चबा के खा सकते हैं तो गो हेड, खा के उसे खाइएगा। लेकिन अगर आपको उसका एक स्मार्ट सोल्यूशन चाहिए तो वेस्टीज के पास इसका स्मार्ट सोल्यूशन है। वेस्टीज के पास 3 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको ओमेगा 3 प्रोवाइड करते हैं। ओमेगा 3 ओमेगा 6 अलग अलग प्रोपोर्शनेट में देते हैं। सबसे पहला है फ्लेक्स ऑयल, दूसरा है कोकोनट ऑयल और तीसरा है क्रेल ऑयल। अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप इनको यूज करेंगे, बिलीव मी, आज आप अपना लिपिड प्रोफाइल करा लें, राइट, अपना विसरल फैट चेक कर लें, 3 महीने 6 महीने बाद 1 साल के बाद करेंगे, आपको अपने बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आएगा। इतने इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। इसका एक डेमोस्ट्रेशन भी कर रहे होते हैं थर्माकोल का, जो आप लोग डेमोस्ट्रेशन में दिखाते होंगे। जब आप इस तरीके से डेमो करेंगे तो लोगों को बिलीव आता है कि नहीं हाँ ये इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। सो विसरल फैट जो अंदर ब्लॉकेज था उसको जड़ से खत्म करना है, ब्लॉकेज को क्लियर करना है, ओमेगा 3 इज द सोल्यूशन। और वेस्टीज के पास एक नहीं, 3 वैरायटी है ओमेगा 3 की। अगर आप हेल्थी इंडिविजुअल हैं तो आप 1 महीने फ्लेक्स ऑयल खाएं, 1 महीने कोकोनट, 1 महीने क्रिल ऑयल, ऐसा ऑल्टरनेट करके आपको वैरायटी ऑफ ओमेगा 3 आप अपने बॉडी को दे सकते हैं। और फ्यूचर में जो हमारे और हमारे परिवार को समस्या आने वाली उनसे आप बचा सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया आपको हाइपरटेंशन का, राइट। बीपी का जो रूट कॉज था उसको खत्म करने के लिए आपके पास ओमेगा 3 वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है। दूसरा आता है राइस ब्राइन ऑयल, जिसके अंदर होता है गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल भी ठीक वही काम करता है। ये आपकी आर्टरी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है इसको रिमूव करने में मदद करता है और नए कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की जो प्रोसेस है, एथीरोस्क्लेरोसिस की जो प्रोसेस है, उसको ब्लॉक करता है, राइट। एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है गामा ओरिजिनल, जो उस प्रोसेस को ब्लॉक करता है। तो वेस्टीज के पास बहुत ही शानदार कुकिंग ऑयल है राइस ब्राइन ऑयल, जो हर इंसान को कंज्यूम करना चाहिए। ये ऐसा प्रोडक्ट राइस ब्राइन ऑयल, मुझे बताइए हिंदुस्तान में किस घर में नहीं चाहिए, हर घर की जरूरत है, सिर्फ उसको इस तरीके से बताने की जरूरत है, सही तरीके से, राइट। अब मैं बात करता हूँ डायबिटीज की। डायबिटीज जो है वो मतलब हिंदुस्तान को वर्ल्ड की डायबिटीज कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो समझिए हमारे देश में कितने ज्यादा पेशेंट्स हैं डायबिटीज के। डायबिटीज जो होती है 2 तरीके की होती है। टाइप 1 जो डायबिटीज होती है ये होती है बच्चों में पाई जाती है। टाइप 1 डायबिटीज जो होती है, इस डायबिटीज में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं जन्म से उनकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, पहला चीज तो ये बच्चों में होती है डायबिटीज, और दूसरा जो होता है उनकी बॉडी में इंसुलिन जो होता है, पेंक्रियाज के अंदर इंसुलिन हार्मोन बनता है, वो बनता ही नहीं है। इसीलिए ऐसे बच्चों को जिंदगी भर इंसुलिन के इंजेक्शन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है और कोई सोल्यूशन नहीं है उनके पास। टाइप 2 डायबिटीज है, ये एडल्ट्स में होती है, बड़े लोगों में होती है। पर इसमें चैलेंज ये होता है, इंसुलिन तो बनता है लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा होता, इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पा रहा होता। तो मैं आपको जो बताने वाला हूं, अभी मैंने आपको बताया कि विसरल फैट किस तरीके से बीपी की बीमारी को पैदा करता है। अब मैं आपको बताऊंगा ये जो विसरल फैट हमारे बॉडी के अंदर डिपॉजिट है, ये विसरल फैट किस तरीके से टाइप 2 डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यस, ये विसरल फैट ही आपकी डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप दुनिया की कितनी दवाइयां कर लें, जब तक आप अपनी बॉडी में विसरल फैट को खत्म नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, आपकी दवाइयां जिंदगी में नहीं छूट सकती। ये एक फंडामेंटल चीज समझने वाली है। आइए समझते हैं कि डायबिटीज में क्या ऐसा होता है टाइप 2 डायबिटीज में, और विसरल फैट किस तरीके से टाइप 2 डायबिटीज क्रिएट करता है। उसके पहले थोड़ा सा जानते हैं ब्लड शुगर लेवल्स को, थोड़ा सा जस्ट ओवरव्यू। नॉर्मली हम जानते हैं कि हमारा ब्लड शुगर लेवल 70 to 100 होना चाहिए एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में, फास्टिंग, राइट। आपका ब्लड शुगर लेवल 70 to 100 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। खाना खाने के 2 घंटे बाद आपका जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए 70 से 140, ये आपके ब्लड में शुगर लेवल की एक नॉर्मल पैरामीटर्स हैं। अगर आपकी शुगर फास्टिंग 101 से 125 है, इसका मतलब आप प्री डायबिटिक हैं। दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आज आप हेल्दी हैं, कभी आपको थकावट लगती है, टायर्डनेस लगती है, साल में एक आध बार अपना ब्लड टेस्ट आप जरूर करा लें। आपको अगर कोई स्किन इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, एलर्जिक प्रॉब्लम आपको बार बार हो रही है, कोई आपकी वुंड सीलिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, तो एक बार अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। हो सकता है आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हो, भगवान ना करे आप डायबिटिक ना हो, होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको पता चल गया कि आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं, तो आपके पास बहुत बड़ा स्कोप है कि आप थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज कर लें, खान पान को बदल लें,
अच्छी मेहनत करें, 3 से 6 महीने के अंदर आप नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल पर आ सकते हैं। तो प्री डायबिटिक कंडीशन ऐसी कंडीशन है जो डायबिटीज होने की तैयारी होती है। फिर उसके बाद आती है अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बियॉन्ड 200 है, 200 के पार चला गया है, तो हमें डॉक्टर प्रमाणित कर देता है नाउ यू आर डायबिटिक पेशेंट, राइट। टाइप 1 डायबिटीज के जो केसेस होते हैं 5 to 10% होते हैं। हमें और आपको जो केसेस मिलेंगे, वेलनेस में हम काम करने वाले हैं, मार्केट में जब आप काम करेंगे तो मैक्सिमम 90% जो केसेस होंगे वो टाइप 2 डायबिटीज के होंगे, राइट। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, या तो इंसुलिन बहुत कम मात्रा में बनता भी है लेकिन अच्छे से काम नहीं कर पा रहा होता, इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पा रहा होता, राइट। कैसे काम करता है हम समझते हैं। इंसुलिन जो है, इंसुलिन कैसे काम करता है हमारे बॉडी में, और ये टाइप 2 डायबिटीज कैसे मतलब हमारे बॉडी में होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक। मैं भी आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करता हूँ, जस्ट वेट अ मोमेंट। मैं भी आपको कुछ स्क्रीन पर ड्रॉ करके दिखाऊंगा जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होगी। जस्ट अ मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। बेसिकली इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन का काम होता है हमारे ब्लड में से ग्लूकोज को पकड़ के उसको सेल के अंदर तक डिलीवर करने का काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, ठीक है। कैसे काम करता है समझते हैं। ये देखिएगा, आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये इंसुलिन है, राइट, और ये ग्लूकोज है। हमारी जो सेल्स होती हैं, हमारे सेल के ऊपर ये गेट होते हैं, जैसे हमारे घर में गेट होता है ना एंट्री के लिए, ऐसे ही हमारी हर एक सेल के ऊपर गेट्स होते हैं जिनके माध्यम से न्यूट्रिशन और तरह तरह के बायोकेमिकल एंजाइम्स रिएक्शन करते हैं, एंट्री करते हैं, एग्जिट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी आपको मैं एक चीज शेयर करता हूं, मेरे मोबाइल स्क्रीन पे मैं शेयर करूंगा आपको कि एक्चुअली में डायबिटीज में होता क्या है, डायबिटीज का जो सबसे फंडामेंटल रीजन है वो क्या है। देखिए ये फूड है, जब आप फूड कंज्यूम करते हैं, फूड कंज्यूम होने के बाद इसका होता है आपके डाइजेशन। हम और आप सुबह से लेकर रात तक जितना भी हम खाना कंज्यूम करते हैं, आपने खाना खाया, खाने का आपके बॉडी में जाके होता है इसका डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर, राइट। ये आपका ब्लड स्ट्रीम है और ये देखिएगा ग्लूकोज ये मूव कर रहा है। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद वो लास्ट कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ये जो ग्लूकोज है आपके ब्लड में मूव कर रहा है। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब हमारे बॉडी में ना हर एक केमिकल के, हर एक हार्मोन और एंजाइम के लेवल्स होते हैं, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल, राइट। वो लेवल्स को हमारे बॉडी में अलग अलग सेंसर्स लगे होते हैं। बड़ी स्मार्ट बॉडी बनाई है भगवान ने हमारी। तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी कमांड फिट है कि हमारे बॉडी में लगभग 70 से 150 के बीच में ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करनी है। तो जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपके ब्लड में ब्लड शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। जैसे ही आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो बॉडी में ब्रेन है, ब्रेन क्या करता है, आपके पेंक्रियाज को, हमारे बॉडी में जो पेंक्रियाज होता है इसको ऑर्डर देता है। क्योंकि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ रहा है तो ब्रेन पेंक्रियाज को कमांड देता है कि भाई साहब ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज का लेवल है, इसको आपको नॉर्मल लेवल पे लेके आना है। तो पेंक्रियाज क्या करता है, पेंक्रियाज प्रोड्यूस करता है इंसुलिन हार्मोन। पेंक्रियाज बनाता है इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ये इंसुलिन आपके ब्लड स्ट्रीम में आ गया। अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके ब्लड में मूव कर रहा है, इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हमारे बॉडी में लिवर नाम का एक ऑर्गन होता है, लिवर, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, इंसुलिन इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लिवर के अंदर डिपॉजिट करा देगा। कुछ और एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसको हमारी मसल्स के अंदर डिपॉजिट करा देगा। नॉर्मल सिनेरियो में ऐसा होता है, राइट। इस तरीके से हमारे ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन हो जाता है और जितनी जरूरत होती है उतना बॉडी कंज्यूम करता होता है। लेकिन हमें समझना होगा कि हमारा जो लिवर है उसकी भी एक कैपेसिटी है ना स्टोर करने की। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैं बॉटल लूं, इसके अंदर 1 लीटर पानी आ सकता है, राइट। अगर 1 लीटर से ज्यादा पानी डालूंगा तो स्टोर कर ही नहीं सकता, राइट। आपने देखा होगा कि हम सब लोग, हम नॉर्मली 2 टाइम खाना खाते हैं,
लेकिन अगर कभी एक टाइम हमने खाना नहीं खाया, एक दिन खाना नहीं भी खाया, तो भी हम सर्वाइव करते हैं। कैसे सर्वाइव करते हैं? जो हमारे बॉडी में, जो हमारे लीवर के अंदर स्टोर्ड ग्लूकोज होता है, वो स्टोर्ड ग्लूकोज यहाँ पर ब्लड में आता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये तो एक नॉर्मल बेसिक फिनोमेना हमारे बॉडी में चल रहा होता है। लेकिन हम समझते हैं कि ये ग्लूकोज से एनर्जी कैसे मिलती है। ये फिनोमेना, ये मैकेनिज्म आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए क्या होता है कि ये हमारी सेल है, ठीक है, ये हमारी सेल है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारी जिंदगी में हर एक लिविंग प्रोसेस जो हो रही है, उस प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे को यहाँ की सेल्स में एनर्जी चाहिए, मेरी पलक झपक रही है तो एनर्जी चाहिए, आप सांस ले रहे हैं तो आपको एनर्जी चल रही है, हर एक्टिविटी के लिए, इवन आपको सो रहे हैं तो आपको एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी मिलती कैसे है? देखिए कैसे मिलती है। ये जो ब्लड में ग्लूकोज है, ये ब्लड वाले ग्लूकोज और ये इंसुलिन है, ये इंसुलिन क्या करेगा, इस ग्लूकोज को पकड़ के लेके आएगा सेल के पास, ठीक है। अब सेल के पास एक गेट बना हुआ है, सेल के पास एक गेट बना हुआ है, इंसुलिन इस ग्लूकोज को लेके आएगा, ठीक है। और इस गेट के माध्यम से इंसुलिन का एक रिसेप्टर बना होता है, यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है, इस पे बैठेगा। मतलब जैसे ताला और चाबी होती है, जैसे इंसुलिन उस ताले में फिट होगा, ग्लूकोज का गेट खुल जाएगा और ग्लूकोज आपके सेल के अंदर आ गया। ग्लूकोज जो है सेल के अंदर आ चुका है। अब सेल के अंदर ये होता है बर्न, सेल के अंदर ये बर्न होता है और उससे आपको एनर्जी मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने वाला है पूरी प्रोसेस में, कि आपके बॉडी को एनर्जी तभी मिलेगी जब ये ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करेगा, राइट। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में क्या प्रॉब्लम होती है? टाइप 2 डायबिटीज में क्या प्रॉब्लम होती है समझिएगा। टाइप 2 डायबिटीज जो होती है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये नॉर्मल हमारा ग्लूकोज है, ठीक है। अब आपका जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, जितना स्टोर लीवर में होना था वो लीवर में ऑलरेडी स्टोर हो चुका है, लीवर पैक हो चुका है, ठीक है। उसके बाद भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज 200-300 शुगर पहुंच गई है, 300 mg पर डेसीलीटर शुगर पहुंच चुका है, इतना ज्यादा शुगर हो चुका है। आपका जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है, वो पेंक्रियास को कमांड दे रहा है, वो पेंक्रियास को कमांड दे रहा है कि भाई साहब इंसुलिन भेजिएगा, ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ रहा है। पेंक्रियास बहुत ज्यादा तादाद में इंसुलिन भेज रहा है, इंसुलिन भेज रहा है। अब इंसुलिन क्या कर रहा है, ये आपकी सेल थी, ये जो इंसुलिन रिसेप्टर हुआ करता था इस तरीके का, ये ग्लूकोज का रिसेप्टर था यहाँ पे, ठीक है। अब ये इंसुलिन जो यहाँ पर आया और ये ग्लूकोज को लेके आया। टाइप 2 डायबिटीज में क्या हो रहा है कि ये जो इंसुलिन रिसेप्टर था, इसको विसरल फैट ने कवर कर रखा है। ये जो रिसेप्टर है इंसुलिन का, इसको किसने कवर कर रखा है? विसरल फैट ने कवर कर रखा है। इस तरीके से सेल के ऊपर जो चर्बी जम जाती है, ये विसरल फैट ने कवर कर रखा है। अब समझिए कितना टिपिकल सिनारियो है। अब इस स्थिति में हम मेडिसिन लेते हैं, टाइप 2 डायबिटीज जब मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन क्या करेंगी, ये जो ग्लूकोज है ब्लड में, इसको किसी भी तरीके से मेटाबोलाइज कर देंगी, ठीक है। और हमें लगता है कि हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो गया, पर टेम्परेरी टाइम बीइंग हुआ है, राइट, लेकिन ब्लड में एग्जिस्ट करता है। तो हो क्या रहा है कि हमारी बॉडी इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर पा रही है, लेकिन इंसुलिन जो है चाहकर भी ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर नहीं करा पा रहा। अब जब ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा, ग्लूकोज सेल के अंदर क्यों एंटर नहीं कर पा रहा? क्योंकि जो लॉक था, इंसुलिन का जो लॉक था जिससे ग्लूकोज का गेट खुलता था, उसको लॉक कर रखा है विसरल फैट ने, विसरल फैट ने कवर कर लिया है। तो इंसुलिन जब उस पर बैठता है, वो लॉक खुलता नहीं है, गेट नहीं खुलता, तो इंसुलिन सेल के अंदर नहीं जा पा रहा। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की एंट्री सेल के अंदर नहीं हो पा रही है। अब जब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, तो आपके बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होने की प्रोसेस थी, जो आपको एनर्जी मिलने वाली थी, वो एनर्जी नहीं मिलती। अब जब ग्लूकोज बर्न नहीं होगा सेल के अंदर, तो एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, एक इंसान को कमजोरी लगती है, बार बार भूख लगती है, वीकनेस लगती है, टायर्डनेस लगती है। मतलब आपकी बॉडी में फ्यूल है, बॉडी के अंदर फ्यूल है, लेकिन वो बर्न नहीं हो पा रहा है, शुगर 300-400 के पास पहुंच रही है। ये एक्चुअल सिचुएशन हो रही है टाइप 2 डायबिटीज के अंदर, राइट। और हम दवाइयों पे दवाइयां खाए पड़े हुए हैं। शुरू के 2-3 साल, 4 साल, 5 साल हम एलोपैथी दवाइयां खाते हैं, तरह तरह के कॉम्बिनेशन हम ले रहे होते हैं। और 5-7 साल के बाद, 10 साल के बाद एक सिचुएशन ऐसी आती है, क्योंकि ब्रेन तो लगातार प्रेशराइज कर रहा है पेंक्रियाज को, क्योंकि उससे ब्रेन को एक ही चीज समझ में आती है, ब्लड शुगर कंट्रोल करना है तो इंसुलिन को भेजो। अब पेंक्रियाज भी एक समय के बाद पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका होता है, वो हाथ खड़े कर लेता है कि बॉस अब मेरी कैपेसिटी नहीं है इंसुलिन प्रोड्यूस करने की। और उस वक्त क्या होता है, इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन का लेवल बॉडी में डाउन होने लगता है। और फिर डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है कि अब भाई साहब आपको इंसुलिन लेने की जरूरत है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ रहा है।
ऐसी बात नहीं है कि आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं है, योर बॉडी कैन प्रोड्यूस इंसुलिन, कर सकती थी, लेकिन जो रूट कॉज था, रूट कॉज पे काम ही नहीं किया। एक इंसान जिसका आइडियल वेट 70 किलो होना चाहिए, वो 90 किलो का है, उसको पिछले 10 साल से लोग दवाइयां खिलाए पड़े हुए हैं, उसको कभी ये गाइडेंस नहीं दिया जा रहा कि बॉस अपना विसरल फैट खत्म कर लो, अपने अंदर जो चर्बी भरी हुई है इसे खत्म कर दो, अपना वेट नॉर्मल कंडीशन में लेके जाओ। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अगर कोई ओबेस है, ओवरवेट है, वो जिंदगी भर दवाइयां खाएगा, कभी उसकी दवाई ठीक नहीं होने वाली। अगर उसने वेट कंट्रोल कर लिया, वेट लॉस कर लिया, वेट लॉस में भी विसरल फैट अपना नॉर्मल रेंज में लेके आ गया, चांसेस हैं कि उसकी दवाइयां छूट जाएंगी, उसको बहुत नॉमिनल, बहुत नाम मात्र के लिए एक आध मेडिसिन लेनी पड़ेगी। सो अगेन समझने वाली बात ये है, सबसे बड़ा कल्प्रिट, सबसे बड़ा जो खतरनाक चीज है हमारे बॉडी में, वो क्या है? विसरल फैट ही है, जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक आता है, ब्लॉकेज होता है, स्ट्रोक आता है। और वही विसरल फैट रिस्पॉन्सिबल है टाइप 2 डायबिटीज के लिए। क्यों? क्योंकि विसरल फैट ने हमारे सेल के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया है, तो इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा। इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। और गुड न्यूज ये है कि इसको खत्म करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास ओमेगा 3 है। वेस्टीज के पास तीन तरह के ओमेगा 3 हैं। हमारे पास आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, जिनको मैं कंटिन्यू आपको बताता हूँ कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं। इस स्क्रीन को आप दोबारा देखेंगे, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। देखिएगा, इंसुलिन था, गेट पर आया, ग्लूकोज सेल के अंदर चला जा रहा है, ये नॉर्मल प्रोसेस हो रही है, ये हेल्दी प्रोसेस है। टाइप 2 में क्या हो रहा है कि जो इंसुलिन रिसेप्टर है ये ब्लॉक हो गया है, तो ग्लूकोज अंदर नहीं जा पा रहा है। ये है एक्चुअल सिचुएशन टाइप 2 डायबिटीज की। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक ही है। बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, इवन ओबेसिटी की बात करूं, इसमें प्राइमरी कंसर्न है अपने विसरल फैट को रिड्यूस करना, फैट लॉस पे काम करना। लोग क्या वेट लॉस की सोच रहे होते हैं? वेट लॉस सोल्यूशन नहीं है, एक्चुअल सोल्यूशन है फैट लॉस। आपकी बॉडी में जो फैट का परसेंटेज है वो कम होना चाहिए, वही सही मायने में आपके लिए हेल्दी वेट लॉस कहलाता है। सो विसरल फैट को रिड्यूस करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहली चीज जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ड्रिंक हॉट वाटर एज मच एज पॉसिबल। ये गर्म पानी जब सबसे पहले सुबह आप उठते हैं, और अगर आप को वेट लॉस करना है, अपने आप को हेल्दी फिट रखना है, कम से कम 2 से 4 गिलास, आधे से 1 लीटर गुनगुना अच्छा पानी अगर आप पी जाते हैं, तो ये आपकी मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है। और उसके बाद अगर आप वर्कआउट करते हैं, तो आपके जो जिद्दी फैट चिपका हुआ है अंदर, विसरल फैट, वो बर्न होना शुरू हो जाएगा, उसकी बर्निंग बहुत फास्ट हो जाएगी, राइट। उसके साथ में फिर ओमेगा 3 वगैरह आप लेंगे, ये डेफिनेटली उसको बर्न करके डिजोल्व करने में हेल्प करने वाला है। राइस ब्रांड वाला कुकिंग में यूज करने वाले हैं। वी स्लिम टी जो है और वी स्लिम कैप्सूल है, इनके अंदर बहुत ही एक खास एक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं गार्सिनिया कंबोजिया। गार्सिनिया होता है, गार्सिनिया जो होता है ये क्या करता है? गार्सिनिया बेसिकली आपके बॉडी में एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है, और आपकी बॉडी में जो फैट डिपॉजिट है उस फैट को बर्न करके कैलोरी में कन्वर्ट कर देता है। कहने का मतलब ये है कि वेट मैनेजमेंट में सबसे बड़ा जो गेम होता है वो होता है कैलोरी इनटेक का। तो जब आप वी स्लिम का कोर्स करते हैं, वेट लॉस प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो ये पहला प्राइमरी काम क्या होता है कि आपके कैलोरी इनटेक को रिड्यूस कर देता है। दूसरा काम ये करता है कि जो आपके बॉडी में डिपॉजिट फैट है उस फैट को बर्न करके कैलोरी में कन्वर्ट करता है। इस तरीके से क्या हो जाता है कि आपका ओवरऑल जो वेट लॉस होता है उसमें फैट पे बहुत ज्यादा अटैक हो रहा होता है। और जब आपके बॉडी से विसरल फैट को अगर आप खत्म कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे, यकीन मानिएगा बीपी, शुगर, हार्ट अटैक जैसी ये कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां, इनको आप घर से भगा सकते हैं, आपकी जिंदगी को परेशान नहीं करेंगी, राइट। सो ये तो था 2 डिजीजेस के बारे में। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, जब आप हेल्थ की बात करते हैं, सप्लीमेंट्स की बात कर रहे होते हैं, तो लोग आपसे एक सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, व्हाई शुड आई टेक माय सप्लीमेंट्स? मैं तो आज अभी फिट हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाई शुड आई टेक सप्लीमेंट्स? तो इसका आंसर आपके हेल्थ प्लान में, जब आप सामने वाले को हेल्थ प्लान दिखाते हैं तो उसको रियलाइज होता है। जैसे आज अभी आपने देखा होगा, तो आज ये रियलाइज हुआ होगा कि अगर आप ओमेगा 3 नहीं खाएंगे तो आने वाले 5-10 साल के बाद बीपी शुगर की गोली 101% लेनी पड़ेगी। अब चॉइस आपके पास है, ओमेगा 3 आप खाने से ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं ले सकते तो सप्लीमेंट इज द ओनली सोल्यूशन, राइट। किसी डॉक्टर से पूछना पड़ेगा सप्लीमेंट के बारे में? मेरे ख्याल से तो नहीं। रीजन बीइंग, फूड सप्लीमेंट के बारे में डॉक्टर का जो काम होता है, डॉक्टर का काम होता है ट्रीटमेंट देना। आपने कभी किसी ऐसे फिजिशियन के पास आप जाके देखना, उसके पास सीधी जाना कि आप उससे बात करना कि सर मुझे कोई ऐसा सोल्यूशन बताओ जिससे मुझे डायबिटीज ना हो और मुझे हार्ट अटैक ना आए। वो आपको क्या सोल्यूशन देंगे? वो आपको बोलेंगे आप साल में रेगुलर चेकअप कराते रहो, और जब आपको अगर बीपी बढ़ जाए या शुगर बढ़ जाए तो मेरे पास आ जाना। उनके पास सोल्यूशन नहीं है बचाने का। उनके पास एक ही चीज है, उनको पूरी मेडिकल की पढ़ाई में एक ही बताया जाता है कि ये बीमारी है
और इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए ये ड्रग या मेडिसिन देनी होती है, राइट। तो ये है एलोपैथी। आयुर्वेदा नेचर में हम बात कर रहे हैं, वेलनेस में हम बात कर रहे हैं। वेलनेस में बीमार होने से हम पहले की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स का जो प्राइमरी रोल होता है, डॉक्टर्स का प्राइमरी रोल होता है ट्रीटमेंट में, राइट। प्रिवेंशन में अगर आपको बात करनी है तो किसी एक नेचुरोपैथ के पास जा सकते हैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं, वेलनेस कंसल्टेंट के पास जा सकते हैं, वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है। कोई साइड इफेक्ट होगा? आज तक तो नहीं हुआ साइड इफेक्ट। खाना खाने से किसी को साइड इफेक्ट नहीं हुआ। मेडिसिन खाने से, ड्रग खाने से साइड इफेक्ट होते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कंडीशन ये कि वो सप्लीमेंट एक जेन्युइन कंपनी का होना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए और सर्टिफाइड होना चाहिए। अगर वो एक ऑथेंटिक कंपनी का क्वालिटी है उसके अंदर, तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, लेकिन किसी एक्सपर्ट या जानकार की देखरेख में खाएंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। लोगों को ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, पूछते हैं कि सर क्या मैं अपनी ये जो मेरी मेडिसिन चल रही हैं, 5-5, 10-10 मेडिसिन लोग साथ में खाते हैं और इसके साथ में सप्लीमेंट कंज्यूम कर सकता हूँ? बिल्कुल आप ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई क्रॉस रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन होती है दो केमिकल्स के बीच में। रिएक्शन किसमें होती है? दो मेडिसिन से, दो केमिकल्स के बीच में होती है। खाने की, जो आप खाना खाते हैं और दवाई खाते हैं खाने खाने के बाद, कभी रिएक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ। ये दिखने में जरूर आपको कैप्सूल और गोली लगते हैं, बट एक्चुअली में दे आर फूड सप्लीमेंट। भाई, आपके पास जो फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल है, आप या तो फ्लेक्स ऑयल निकाल के आप चम्मच से पी सकते थे फ्लेक्स ऑयल, पर वो कन्वीनियंट नहीं था, तो उसको कन्वीनियंट डोज में कन्वर्ट कर दिया गया। स्पिरुलिना क्या है? स्पिरुलिना एक पाउडर है, उसको कैप्सूल में भर दिया गया है, राइट। ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो कैप्सूल के फॉर्म में, बट ये दीज आर नॉट मेडिसिन एक्चुअली, ये प्योर फूड सप्लीमेंट है। जो न्यूट्रिशन आपको खाने से नहीं मिल पा रहा था, वो आपको नेचुरल तरीके से सप्लीमेंट के माध्यम से मिल जा रहा है। सो आपकी जो करंट मेडिसिन चल रही है उनके साथ आप बिल्कुल ले सकते हैं, बिंदास तरीके से ले सकते हैं, कोई रिएक्शन नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एनी साइड इफेक्ट? नॉट एट ऑल, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। खाने का कभी साइड इफेक्ट नहीं होता। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बात होती है। लोग समझदार लोग पूछते हैं कि सर मुझे कब तक सप्लीमेंट लेने हैं, फॉर हाउ लॉन्ग आई हैव टू टेक द सप्लीमेंट। मेरा एक सिंपल सा जवाब होता है, जब तक आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तब तक आप ये सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर आप जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहते हैं, जिंदगी भर लीजिएगा। 5 साल के लिए स्वस्थ रहना तो 5 साल के लिए, आपकी चॉइस है। इसका मतलब क्या हुआ? सप्लीमेंट आपकी चॉइस है, राइट। अगर आप अपनी मर्जी से कॉन्शियसली अगर आप इनको लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लेते रहेंगे, तो आप लंबे समय तक अपने आप को हेल्दी बना रख सकते हैं। आपकी बॉडी ऑप्टिमम काम करेगी। आपने लेना बंद कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी की जो नेचुरल पहले जैसी पोजीशन थी वैसे आ जाएगी। बट ऐसा नहीं होगा कि आपने सप्लीमेंट 4 महीने खाए और 1 महीने बंद कर दिए तो आप आईसीयू में एडमिट हो जाएंगे। ऐसा कोई एडिक्शन नहीं होता, राइट। इफ आई स्टॉप टेकिंग सप्लीमेंट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? अगेन मैंने वही बात कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बीड़ी, पान, तंबाकू, सिगरेट, चरस, गांजा, ये सब ड्रग्स हैं, इनका एडिक्शन होता है, राइट। ये लेंगे और बंद कर देंगे तो आपको परेशानी होगी। आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। आप 7 दिन लगातार एप्पल खाना, बनाना खाना, राइट, 7 दिन लगातार खाना, और आप अगले 7 दिन नहीं खाना। आप चेक करना आपकी बॉडी में क्या एडवर्स इफेक्ट आया। आप पाएंगे कि आपकी बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बॉडी है, इसको, बॉडी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए रहता है ये नेचुरल तरीके से ले लेती है, मैनेज करती है, राइट। सो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक लोगों की क्वेरी होती है, आप इस तरीके से उनको आंसर कर सकते हैं, राइट। सो आज का सेशन मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर ओवर करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच and wish you well. Very good.